नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विषय दैनिक जीवन में गृह विज्ञान के पाठ 10 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है तंतु तथा कपड़ा। अब जैसा कि पाठ का नाम हम पढ़ रहे हैं कि तंतु तथा कपड़ा, और कपड़ा का नाम आते ही हमारे दिमाग में विचार आने लगते हैं कि आज हमें शादी में जाना है, किस तरह के हम कपड़े पहनेंगे, और आज मौसम इस तरह का है या गर्मी है तो कौन से कपड़े पहनना हमारे लिए ठीक रहेगा, या अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं या हम खेलने कूदने जा रहे हैं तो किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए। हम सोचेंगे कि कपड़े ऐसे हों जो आरामदायक हो खेलते समय, जिसमें हम कम गर्मी का एहसास करें और पसीने जो आए वो हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो उसे अवशोषित कर पाएँ। तो जब हम कपड़े की बात करते हैं तो ये सब विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जब कपड़े की, तो हम कपड़े के बारे में अध्ययन करते हुए यह जानते हैं कि कपड़ा जो है वह धागे से बना हुआ होता है, और धागा सूत से बना हुआ होता है। और सूत को प्राप्त करने के अलग अलग स्रोत होते हैं। अलग अलग स्रोत कौन से? जैसे कि कपास, लिनन, रेशम, ऊन, इनसे ही सूत का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार का वस्त्र पहनने का प्रयोजन होता है, उसी प्रकार के सूत से कपड़े का भी निर्माण होता है। तो हम यहाँ इस पाठ में अध्ययन करेंगे कि कपड़े का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, सूत निर्माण की प्रक्रिया कौन कौन सी है, विभिन्न प्रयोजन के लिए, किस प्रयोजन के लिए हम किस प्रकार के कपड़े को पहनना पसंद करेंगे, या अलग अलग जो प्रयोजन हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों में से किसका हम चुनाव करेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे इस पाठ में। इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जिसके द्वारा हम कपड़े को पहचान सकते हैं। इसका अध्ययन भी हम इस पाठ में करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी पाठ में। सबसे पहले हम ये जान लें कि कपड़ा हम क्यों पहनते हैं, इसके क्या प्रयोग होते हैं, यह कौन कौन से कार्यों के लिए हमारे लिए उपयोगी होता है। जैसे कि कपड़े की अगर हम बात करें, जैसे भोजन, वस्त्र और आवास हमारी आधारभूत आवश्यकता है। तो भोजन, वस्त्र और आवास की अगर हम बात करें तो वस्त्र शब्द जो आया है, यानी कि कपड़ा हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में क्यों शामिल है? महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में इसलिए शामिल है क्योंकि ये हमारे शरीर को ढक कर रखता है। और इसके अतिरिक्त ये प्रतिकूल जो जलवायु है, प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति कौन कौन सी, जैसे सर्दी है, गर्मी है, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। भाई सर्दी में हम स्वेटर, शॉल, टोपा ये सब पहनते हैं सर्दी से बचाव के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। उसी प्रकार से गर्मी में भी हम वस्त्र पहनते हैं। तो गर्मी के जो ताप का प्रभाव है, या जो उष्ण जो प्रक्रिया है, यानी कि हमारे शरीर से जो पसीने निकलते हैं, या उससे हम किस प्रकार से खुद को बचा सकते हैं, इस प्रयोजन के लिए भी हम वस्त्र पहनते हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र हमारे व्यक्तित्व में निखार भी लाते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि अगर हम शादी में जाने की बात करते हैं तो हम उस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। अगर हम किसी मीटिंग में जाने की बात करते हैं तो हम उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। अगर हम खेलने कूदने जाने की बात करते हैं तो हम उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं कि हमें खेल कूद में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। तो यह हमारे व्यक्तित्व में निखार भी लाता है। जैसे कि आप जिस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, आपका व्यक्तित्व उसी प्रकार की आभा प्रदान करेगा। फिर वस्त्र पहनने वाले की आदतों और स्वच्छता के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, सलवट वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का दृष्टिगोचर होता है कि ये व्यक्ति गंदा है या अपने कपड़ों को साफ सुथरा नहीं रखता है, यानी कि ये खुद भी इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त कड़क और साफ सुथरे तथा अच्छी तरह के अगर इस्त्री किए हुए कपड़े अगर किसी व्यक्ति ने पहने हैं तो उसका व्यक्तित्व सुसज्जित दर्शित होता है। तो ये हमने बात की है कि वस्त्र हम क्यों पहनते हैं, इसका हमने यहाँ अध्ययन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कपड़े और उनके स्रोत कौन कौन से होते हैं। जो हमने बात की कि कपड़ा धागे से निर्मित होता है और धागा सूत से निर्मित होता है, तो उनके स्रोत यानी कि सूत के स्रोत कौन कौन से हैं, इसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। जैसे कि सूत की बात कर रहे हैं हम, सूत को ही क्या बोला है, सूत किससे बना है? तंतु से बना है। तो तंतु जो होता है कपड़े की एक मौलिक इकाई है, यानी कि इसका निर्माण, कपड़े का निर्माण ही किससे होता है? तंतु से होता है। यह छोटे या बड़े रेशे जैसी एक नरम संरचना है जो सफेद बाल जैसी नजर आती है, और वास्तव में यही तंतु है। कपास के एक तंतु का पता लगा पाना कठिन होता है क्योंकि ये एकदम बाल के सदस्य होता है जिसे हम जल्दी से नहीं देख पाते हैं, किंतु कपास के गुच्छे के रूप में इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। कपास का गुच्छा, जिसे रुई का गुच्छा कहते हैं ना, रुई जो होता है कपास
से ही तो हमें रुई मिलती है। तो रुई के जो रेशे हैं यानी कपास के जो रेशे हैं उसी से वस्त्र का निर्माण हो रहा है, कपड़े का निर्माण हो रहा है। जैसे तंतु जो है वो एक महीन बाल जैसी रेशा है और यह कपड़े की मूल इकाई है। कपड़ा इसी से बना होता है जिससे हम धागा या सूत तैयार करते हैं जिससे कपड़ा बनाया जा सकता है। इसी से ही कपड़ा बनाया जा रहा है। किससे? तंतु से ही कपड़ा बनाया जा रहा है। फिर तंतुओं के स्रोत यानी तंतु किस किस से प्राप्त होते हैं और उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो इसका वर्गीकरण करने के लिए हमने एक तालिका बनाई है जिसका अध्ययन करने पर हमें यह पता पड़ेगा कि तंतु के स्रोत क्या क्या हैं, इन्हें प्राप्त किस प्रकार से किया जाता है। तो जिस प्रकार से इसके प्राप्ति के स्रोत हैं उसी प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्राकृतिक तंतु की अगर हम बात करें, प्राकृतिक तंतु कौन कौन से होंगे? पौधे से मिलने वाले, तो एक तो कपास है और एक लिनन है। पौधे से तो दो मिल रहे हैं, एक तो कपास और एक लिनन। अब कपास किससे प्राप्त हो रहा है? कपास का कोया से, यानी कि रुई का जो कोया होता है ना उससे कपास प्राप्त हो रहा है, कपास का तंतु प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से लिनन जो तंतु है वो किससे प्राप्त हो रहा है? फ्लैक्स के डंठल की छाल से। यानी कि पेड़ जो होता है एक सीधा पेड़ होता है एकदम जिसमें तने निकले हुए नहीं होते हैं, उसके डंठल से, उसके छाल से ही क्या प्राप्त हो रहा है? लिनन प्राप्त हो रहा है। इसकी प्राप्ति के लिए क्या किया जाएगा? उसे पानी में भिगो कर रखा जाता है कई दिनों तक, फिर सीधे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। फिर आगे बात करेंगे हम पशु या प्रोटीन के तंतु की बात करेंगे। तो पशु से या प्रोटीन से कौन कौन से तंतु प्राप्त हो रहे हैं? ऊन और रेशम। अब ऊन आपको पता ही है, भेड़, बकरी, खरगोश, लामा आदि के बाल से प्राप्त होती है। उसी प्रकार से रेशम जो है वह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े से क्या प्राप्त कर रहे हैं हम? रेशम प्राप्त कर रहे हैं, जो कि किस पे पाला जाता है? रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। शहतूत के पेड़ की जो पत्तियां होती है ना उस पर इनको पाला जाता है। ये पत्तियां खाते हैं और लार छोड़ते हैं और लार खुद के ऊपर लपेट लेते हैं, जिसे कोकून कहते हैं। फिर उसे गर्म पानी में डाल दिया जाता है, कीड़ा अंदर मर जाता है और सीधे रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से हमने क्या प्राप्त किया है? रेशम प्राप्त किया है। अब ये देखिएगा कपास का कोया या गुच्छा जिससे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? कपास प्राप्त कर रहे हैं। भेड़, बकरी, ऊंट, लामा, इनसे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? इनसे हम प्राप्त करेंगे ऊन। और रेशम का कीड़ा, जैसे ये लठ के समान दिखाई दे रहा है, एकदम लठ के जैसा होता है जो पत्तों को खाता है और लार छोड़ता है और खुद पे ही लपेटते जाता है, जिसे हम कोकून कहते हैं, जिसे फिर बाद में गर्म पानी में डाल दिया जाता है। कीड़ा अंदर मर जाता है और सीधी लार प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो रही है? वह रेशम प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हमने अध्ययन यहाँ किया है कि कपास, ऊन और रेशम कैसे हमने प्राप्त किए, इन रेशों को हमने किस प्रकार प्राप्त किया है। फिर हम बात करेंगे आगे, वह तो हमने पढ़े थे प्राकृतिक रेशे। कौन कौन से थे प्राकृतिक रेशे? कपास, लिनन, ऊन और रेशम। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मानवकृत, मानव द्वारा निर्मित तंतु की। तो मानव द्वारा निर्मित तंतुओं में कौन कौन से होंगे? इन्हें भी दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पुनः उत्पादित और कृत्रिम। अब पुनः उत्पादित में कौन से हैं? एक तो रेयॉन है और एक नायलॉन है। जो रेयॉन है उसमें क्या होगा? सूती लिंटर या लकड़ी की लुगदी प्लस रसायन मिलाकर रेशा प्राप्त किया जाएगा। और नायलॉन किससे प्राप्त किया जा रहा है? केवल रसायनों से प्राप्त किया जा रहा है। उसी तरह से अगर हम कृत्रिम की बात करें तो ये इनमें है पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, ये भी रसायनों से ही प्राप्त किए जा रहे हैं। आगे हम देखें कि तंतु की लंबाई के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत किया है। वह तो हमने प्राप्ति के स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किए थे, प्राकृतिक और मानवकृत। अभी हम बात कर रहे हैं लंबाई के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर लंबे रेशे होंगे और छोटे रेशे होंगे। तो लंबे रेशों को बोला है फिलामेंट और छोटे रेशों को बोला है स्टेपल। लंबे रेशे तो फिलामेंट और छोटे रेशे स्टेपल रेशे। अब इनकी बनावट देखने में दिख रही है कि जो लंबे हैं वो सीधे लंबे दिखाई दे रहे हैं और छोटे जो हैं वह इस तरह से टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके माप की इकाई जो लंबे होंगे वह मीटर में नापे जाएंगे और जो छोटे होंगे वो इंच या सेंटीमीटर में नापे जाएंगे। माप के आधार पर जो फिलामेंट थे उनके उदाहरण यानी कि लंबे रेशों के उदाहरण की बात करें तो वो रेशम और सभी मानव निर्मित तंतु इसमें आ जाते हैं। और अगर हम बात करें छोटे यानी कि स्टेपल तंतु की बात, तो इसमें आएंगे कपास, ऊन और लिनन।
तो इस तरह से हमने तंतुओं को अलग अलग वर्गों में बांट लिया है, एक तो लंबाई के आधार पर और दूसरा प्राप्ति के स्रोत के आधार पर। आगे हम अध्ययन करेंगे कि विभिन्न तंतुओं की सामान्य विशेषताएं क्या होती है, कि कौन कौन सी विशेषताएं अलग अलग तंतुओं में होती है। जैसे हमने अलग अलग तंतुओं के नाम पढ़े हैं ना, एक तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त और मानवकृत रेशे। तो हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त, यानी पहला जो तंतु था वो था कपास। तो इनकी क्या विशेषता होती है, तो कपास की क्या विशेषता है, कपास के तंतु सूती तंतु सभी टेक्सटाइल तंतुओं से छोटे होते हैं और ये सफ़ेद, क्रीम तथा हल्के भूरे रंग के होते हैं तथा प्रकृति में महीन और मजबूत होते हैं। ये अवशोषक, छिद्रिल तथा शीतल शरीर के ताप को बाहर निकलने में भी सहायक होते हैं। इसलिए गर्मियों में हम इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये शीतल होंगे और शरीर में जो गर्मी ऊष्मा होगी ना, वह आसानी से बाहर भी निकल जाती है इन रेशों से बने जब हम वस्त्र धारण करेंगे। तो फिर इसलिए इन तंतुओं से निर्मित कपड़ों का हम कब प्रयोग कर रहे हैं, गर्मी के लिए कर रहे हैं। गर्मी के लिए जो कपड़े प्रयोग होंगे वह इन्हीं रेशों से बने होंगे, इन्हें क्या बोला जाएगा, सूती कपड़े बोला जाएगा। लेकिन इनमें कमी क्या रह जाती है, इनमें सलवटें जो है वो आसानी से पड़ जाती हैं। और सूती कपड़ा जो होता है लेकिन मजबूत भी होगा और लंबे समय तक चलता है और इसे धोना भी आसान होता है, आसानी से इसे हम धो भी सकते हैं। तो ये हमने पढ़ी है कपास की विशेषताएं। फिर हम बात करें फ्लैक्स की, जिसे लिनन शब्द जब हमने पढ़ा था, जो कि पेड़ की डंठल की छाल से प्राप्त हुआ था, उसकी क्या विशेषता है। तो ये क्या है, एक कास्ट के तंतु होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि भाई जो लकड़ी है उसके डंठल से प्राप्त हो रहा है और इससे तैयार होने वाले जो कपड़े होते हैं वह लिनन कहलाते हैं। इन्हीं को क्या बोला गया है, लिनन बोला गया है। फिर यह एक कच्चा रेशा और हालांकि इसकी लंबाई जो होती है वह 20 से 30 सेंटीमीटर होती है और अन्य जो उपलब्ध कच्चे रेशे हैं उनसे इनकी लंबाई अधिक होती है। जैसे कपास से तो इसकी लंबाई अधिक हुई ना, जैसे कि इसकी लंबाई की क्या बात की गई है, ये 20 से 30 इंच का होता है, जबकि कपास का रुई का कोआ तो छोटा होगा। ठीक है, उसी तरह से जो लिनन होता है वह चमकदार, चिकना, किफ़ायती तथा धोने में आसान होता है। यही बात उसमें थी, कपास में भी वह भी धोने में आसान था। आगे हम पढ़ें कि सूती कपड़े के ही समान इसमें सलवटें भी आसानी से पड़ जाती है और यह भी ठंडा, अवशोषक और गर्मियों के वस्त्रों के लिए आरामदायक और उपयुक्त होता है। इसे भी गर्मी में पहनने के लिए ही हम काम में लेते हैं। क्यों गर्मी में काम में लेंगे इसे पहनने के लिए, क्योंकि ये अवशोषक होगा, यानी कि पसीने को आसानी से सोख लेगा, जिससे कि गर्मी का एहसास हमें नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर की ऊष्मा इससे आसानी से बाहर निकल पाती है। आगे बात करेंगे जूट की। जूट जो है वो फ्लैक्स के समान ही आधारभूत तंतु होता है और जूट के तंतु छोटे और चमकदार किंतु फ्लैक्स से कमजोर होते हैं। ये तंतु सामान्यतः रेशेदार और खुरदरे होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जूट का बोरी में और रस्सी बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहनने के कपड़ों के लिए इनका प्रयोग नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये क्या होता है, खुरदरा प्रकृति का होता है। अब खुरदरी प्रकृति के वस्त्रों को हम पहन पाएंगे क्या, नहीं, इसलिए इनका प्रयोग पहनने के कपड़ों में नहीं कर रहे हैं, हम केवल बोरी में और रस्सी बनाने में कर रहे हैं। आगे ऊन। ऊन जैसा कि हमने अभी अध्ययन कर चुके हैं और अब आप जानते भी होंगे, ऊन किससे मिलता है, भेड़ों से, बकरी से और ऊंट से, लामा से, इनसे भी क्या प्राप्त हो रहा है, ऊन प्राप्त हो रहा है, उनके बालों से। तो ऊन हम उनके बालों से बना रहे हैं। तो ऊनी जो तंतु होंगे वह उनका रंग हल्का सफ़ेद से लेके हल्का क्रीमी जैसा भिन्न हो सकता है। ऊन से जो तैयार कपड़े होंगे वह कोमल, नरम और अवशोषक होते हैं। कोमल नरम कैसे, क्योंकि जो बाल होंगे वो कोमल नरम होंगे सही और अवशोषक भी होंगे और इन्हें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। जबकि हम पढ़ चुके हैं कपास और लिनन में आसानी से सलवटें पड़ रही थी, जबकि इनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। फिर आगे हम पढ़ें, ये शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देते। जबकि हम पढ़ चुके हैं कपास और लिनन शरीर के ताप को बाहर निकालते हैं, इसलिए हम उन्हें कब पहन रहे हैं, गर्मियों में पहन रहे हैं। जबकि हम यहाँ बात करें ऊन की, तो इन्हें हम कब पहन रहे हैं, इन्हें हम सर्दी में पहन रहे हैं, क्योंकि ये शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देंगे, इससे हमें गर्माहट का एहसास होगा सर्दियों में भी, और ये तापरोधी का कार्य करते हैं। आगे इसलिए ऊनी जो कपड़े होंगे वह निर्मित कपड़ों का प्रयोग सर्दी के मौसम में किया जाता है। और ऊन एक कमजोर तंतु है तथा धुलाई के साधारण साबुन से, पाउडर से और रगड़ने से आसानी से प्रभावित हो जाता है, यानी कि जल्दी ये खराब हो जाते हैं ऊन वाले जो वस्त्र होंगे, ऊन वाले जो कपड़े होंगे वो। फिर जो रेशम है, अब रेशम का हमने
पहले ही अध्ययन किया है, रेशम जो है वो किससे प्राप्त होगा, कीट से प्राप्त होगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि शहतूत के पेड़ पर इसे पालते हैं और ये पेड़ों की पत्तियों को खाकर लार छोड़ते हैं और खुद पे ही लपेट लेते हैं। फिर उन लार युक्त कोकून को हम गर्म पानी में डालते हैं और लार वो अलग अलग हो जाती है और सीधा रेशा प्राप्त हो जाता है। तो वही रेशा क्या है, रेशम है। तो ये क्या है, लंबा रेशा होगा, इसलिए इसे क्या बोला है, फिलामेंट बोला है। हमने पढ़ा था ना, लंबे रेशे को हम क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं। तो ये रेशम के कीड़े द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक तथा प्रोटीन फिलामेंट है। और रेशम से निर्मित जो कपड़े होते हैं वह चिकने, महीन, नरम और चमकदार, गर्म तथा ऊन से मजबूत होते हैं। इसलिए इसे क्या बोला गया है, तंतुओं की रानी भी इसे कहा जाता है। फिर जो रेयन है, रेयन का हमने पहले अध्ययन किया है कि रेयन जो है वो लुगदी से या तंतुओं का जो अपशिष्ट बचे होते हैं उनसे प्लस उसमें रसायन मिलाकर रेशे बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, रेयन कहलाएंगे। ये मानव द्वारा निर्मित रेशे का एक प्रकार है और फिलामेंट रेशा इससे प्राप्त होता है। तो मानव द्वारा निर्मित है एक तो ये, और ये चमकदार, चिकना और शीतल तथा अवशोषक प्रकृति का होता है, किंतु ये प्रकृति में कमजोर होता है। किंतु यह रेशम से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए रेयन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो कृत्रिम रेशम किसे बोल रहे हैं हम, रेयन को, और आर्ट रेशम भी बोल रहे हैं इसी को। आगे हम पढ़े कि इसका प्रयोग गर्मियों के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो तंतु होते हैं प्रकृति में थर्मोप्लास्टिक होते हैं, अर्थात ये ताप को संवेदी और चिकने होते हैं और ताप लगने पर आसानी से पिघल भी जाते हैं, क्योंकि ये ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि अगर गर्म प्रेस इस पर घुमाई जाएगी तो यह पिघल जाएगा, यानी ये कपड़ा खराब हो जाएगा। फिर ये हमने पढ़ा है रेयन के बारे में। फिर हम पढ़े कृत्रिम तंतुओं के बारे में। कृत्रिम तंतु हमने जो कि अभी वर्गीकरण में पढ़े थे वह कृत्रिम तंतु थे। किससे ये निर्मित हो रहे हैं, पेट्रोलियम उत्पादों से ये निर्मित हो रहे हैं। इनमें क्या है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक है। और कृत्रिम जो तंतु है उनके उदाहरण क्या हैं, यही है, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। जबकि रेयन जो है मानव निर्मित तो रेशा है, लेकिन प्लस इसमें रसायनों के अतिरिक्त भी, जैसे कागज की लुगदी का या तंतुओं का जो अपशिष्ट है उसका, इनका हमने सेल्यूलोज का हमने प्रयोग किया है, इसलिए वो क्या है, मानव निर्मित रेशा है। जबकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कृत्रिम तंतुओं की, जिसमें हम केवल रसायनों का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो रेयन जो है वह समान, ये भी थर्मोप्लास्टिक तंतु होते हैं। थर्मोप्लास्टिक तंतु है इसलिए कि यानी कि ये ताप से प्रभावित हो जाते हैं, ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि प्रेस का अगर प्रयोग किया जाए तो ये जल्दी से पिघलने लगते हैं, यानी कि ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं, जल्दी से उसके सामना करते ही ये पिघलने लगते हैं। कौन से तंतु, कृत्रिम तंतु। फिर हम बात करेंगे, चूंकि इसमें आग आसानी से लग जाती है, थर्मोप्लास्टिक रेशे है ना, इसलिए आग आसानी से लग जाएगी, इसलिए शरीर के चिपक भी जाते हैं। और इसलिए रसोई में या आग के पास जब भी आप काम कर रहे हो तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह के कपड़े आपने ना पहने हो जो कि आग के प्रति संवेदनशील हो, और समय इनसे निर्मित वस्त्र को आपको पहनना ही नहीं है। और कृत्रिम वस्त्रों में जो है सलवटें नहीं पड़ती है और इन्हें हल्के या चमकदार रूप में तैयार किया जा सकता है, यानी कि सलवट तो नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी ताप के प्रति संवेदनशील तो है ही, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। फिर ये काफ़ी मजबूत होते हैं और धुलाई में आसान तथा जल्दी सूख जाते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो इनकी देखरेख और रखरखाव जो होते हैं वो आसान होते हैं, क्योंकि सलवटें तो पड़ नहीं रही है और धुलाई करने पर आसानी से धुल भी रहे हैं और सूख भी जल्दी जाते हैं, यानी कि ज़्यादा हमें रखरखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन रेशों से निर्मित कपड़ों में। कौन से रेशों की बात की गई है अभी हमने, कृत्रिम रेशों की, कृत्रिम तंतुओं की। फिर गैर तकनीकी परीक्षण द्वारा तंतु की पहचान करना, कि हमने तंतुओं की बात की है कि तंतु अलग अलग प्रकृति के होते हैं, अलग अलग स्रोत से प्राप्त होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग जो तंतु है तो उनको हम पहचानेंगे किस तरह से। तो गैर तकनीकी परीक्षण का हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर तंतु को पहचानने के लिए, जिसमें सबसे पहला है कपास। कपास जो है वो प्रकटन यानी दिखने में प्रभावहीन, किंतु मांड लगाने से क्या हो जाता है, चमकदार लगता है। और स्पर्श करने में किस तरह का दिखेगा कपास, कपास जो है स्पर्श में कोमल और चिकना एहसास कराता है और शीतल एहसास कराता है। और अपेक्षित रखरखाव क्या है इसका, कि किस तरह का इसका रखरखाव किया जाएगा, यदि मांड किया गया हो तो सिलवटें आसानी से इस पर पड़ जाती है, यानी कि
मांड अगर नहीं करेंगे तो सलवटें भी नहीं पड़ेंगी, लेकिन वैसे देखा जाए तो कपास से निर्मित जो वस्त्र होते हैं या कपड़े होते हैं उन पर सलवटें जल्दी से पड़ जाती है। आगे हम बढ़े लिनन की ओर। लिनन जो है वह हल्के से मध्यम स्तर तक चमक वाला होता है और स्पर्श करने पर कोमल चिकनी बनावट होती है इसकी, और एहसास इसका गर्म एहसास देता है, जबकि कपास क्या दे रहा था, शीतल एहसास दे रहा था। और अपेक्षित रखरखाव की अगर हम बात करें तो सिलवटें इसमें आसानी से पड़ जाती हैं। फिर आगे हम बात करेंगे जूट की। जूट जो है वो देखने में फीका होगा और खुरदरी प्रकृति का होता है, तभी तो इसे पहन नहीं रहे हम, तो खुरदुरा और रेशेदार इसकी बनावट होती है। फिर आगे हम बात करें कि किस तरह का एहसास ये देगा। अब खुरदुरा एहसास तो ये दे रहा है, साथ में ये गर्म भी होता है और खुरदरा जो कि इसकी प्रकृति ही है। फिर हम बात करें इसके अपेक्षित रखरखाव की जूट के, तो ये आसानी से इसमें सिलवटें नहीं पड़ती है। जूट जो है, जो इसका अगर देखा जाए तो इसमें जो सलवटें होंगी वो आसानी से नहीं पड़ेंगी। आगे ऊन। ऊन जो होगा वह मध्यम से निम्न स्तर की चमक वाला होगा। खराब गुणवत्ता वाली ऊन में चमक नहीं होती है, यानी कि मध्यम से निम्न स्तर की तरफ जो होगी वो चमक कम होती जाएगी, यानी निम्न स्तर की तरफ अगर हम जाएंगे तो इसमें चमक होगी ही नहीं। फिर अगर स्पर्श की बात करें तो ये नरम, कोमल और अवशोषक दिखने में भारी होता है। अगर पानी से अगर इसे धोया जाता है तो पानी में से अगर इसे निकाला जाए तो ये भारी प्रकृति का हो जाता है। और एहसास कैसा होगा इसका, गर्म एहसास देगा, तभी तो हम इसे सर्दियों में पहन रहे हैं, गर्माहट अगर ये देगा तो। फिर अगर इसकी रखरखाव की बात करें तो आसानी से इस पर सलवटें नहीं पड़ती है, यानी कि रखरखाव इसका आसान है। आगे रेशम, जो कि दिखने में नाजुक और चमकदार होता है, चमकीला दिखता है और नाजुक है, यानी कि नरम भी है, हल्का भी है और कोमल भी है। स्पर्श में भी गर्माहट इसकी होती है और आसानी से इस पर भी क्या होगी, सलवटें नहीं पड़ेगी, यानी कि रखरखाव रेशम का भी आसान होता है। आगे हम बढ़े रेयॉन की ओर। तो रेयॉन जो है वह चमकदार और बिना चमक दोनों के हो सकता है, ये चमकदार भी हो सकता है और बिना चमक के भी हो सकता है। आगे हम बात करें कि स्पर्श में कैसा होगा, तो स्पर्श में ये कोमल, चमकीला, लेकिन रेशम से भारी होता है। रेशम तो हल्का होगा लेकिन ये भारी प्रकृति का होगा, लेकिन दिखने में कैसा दिखेगा, रेशम के समान ही दिखाई देता है। फिर ये शीतल एहसास देता है रेयॉन, और इस पर सलवटें आसानी से पड़ जाती है, जबकि रेशम पर सलवटें नहीं पड़ रही थी, जबकि रेयॉन पर सलवटें पड़ रही है। और दिखने में दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अंतर अगर देखा जाए तो यही है कि इस पर सलवटें पड़ती है रेयॉन पर, जबकि रेशम पर सलवटें नहीं पड़ती हैं। फिर आगे बात करें कृत्रिम तंतुओं की। कृत्रिम तंतुओं में कौन कौन से थे, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ऐसी, एक्रेलिक, ये जो थे वो। बात करें इसको दिखने की, तो दिखने में ये आवाहीन या अर्ध आवाहीन या चमकदार दिखने में, यानी कि चमक वाले भी हो सकते हैं, बिना चमक के भी हो सकते हैं या अर्ध चमकीले भी हो सकते हैं। लेकिन एक्रेलिक की अगर बात करें तो ये ऊन की तरह दिखाई देता है। फिर स्पर्श की बात करें तो ये ताप, क्योंकि ये ताप संवेदी होते हैं ना, इसलिए ताप संवेदी होने के कारण कोमल और ताप लगने पर पिघल जाता है। ताप संवेदी होने के कारण क्या होगा, ताप लगने पर ये पिघल जाएगा। और एहसास किस तरह का होगा इसमें, अधिकतर ये कपड़े गर्मी का एहसास कराते हैं, इसलिए सर्दी के मौसम में ही इन्हें पहना जाता है। और अगर रखरखाव की अगर हम बात करें तो इस पर सलवटें जल्दी से नहीं पड़ती है, धुलाई के लिए ये आसान होते हैं और रगड़ भी सह लेते हैं, तो रगड़ भी सह रहे हैं, ये सलवटें भी नहीं पड़ रही है, इसलिए रखरखाव जो होगा वह आसान प्रकार का होगा। आगे हम अध्ययन करेंगे कि जलाकर किस तरह से परीक्षण किया जाए तंतु की पहचान के लिए। वहाँ तो हमने स्पर्श करके, उसकी गर्माहट से, उसकी प्रकट होने की स्थिति से ये हमने अध्ययन किया कि तंतु किस प्रकार के हैं, यानी कि कौन सा तंतु है। लेकिन हम बात कर रहे हैं तंतु को जलाकर ये देखना कि कौन सा तंतु है, उसकी पहचान किस प्रकार से की जाए। तो यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं किस तरह से आप तंतु की पहचान करेंगे, क्या उसके लिए चरण होंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, लो के पास आओगे तंतु को लेकर। फिर लो में तंतु जो होगा उसकी स्थिति और जलने के पश्चात जो बचा हुआ अवशेष है, लो के पास आप तंतु को लेके आए और उसके बाद में तंतु की स्थिति देखी आपने लो के पास में, और जलने के बाद जो अवशेष यानी कि उसकी जो राख बची हुई है उसका आपने अवलोकन किया है। उसके अवलोकन से आपने जाना है कि वह कौन सा तंतु है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम पहचानना चाह रहे हैं।
तो चूंकि जो विभिन्न प्रकार के तंतु होते हैं, जलने के एक पैटर्न विशिष्ट होता है, इसलिए आप इनके जलने की प्रकृति के आधार पर पहचान भी कर सकते हैं कि तंतु कौन सा है। जैसे अब ये देखिए तंतु, ये तो वस्त्र है, ये वस्त्र के रेशे हैं जो कि आप आँख के समीप लेकर आए हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको आँख के समीप लाना है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल्यूलोसिक तंतु, यानी कि जो पेड़ों से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि हम कपास की बात करें, लिनन की बात करें, रेयॉन की बात करें, तो जूट की हम बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से होंगे, लोह के समीप पर आसानी से आग पकड़ लेंगे। फिर जलाने पर किस तरह के होंगे, चमकदार और निरंतर जलते रहते हैं। जलने के बाद आग रहती है, जलने के निरंतर जलेंगे और जलने के बाद भी आग रहेंगे। और जलने पर गंध कैसी होगी, कागज की जैसी, कागज के जलने जैसी ही गंध होगी, कागज के जलने जैसी गंध होगी। और जो इसके अवशेष यानी कि राख जो होगी वह किस तरह की होगी, हल्की पंखनुमा ग्रे काली नरम राख होगी। तो यहाँ हमने बात की है सेल्यूलोसिक तंतुओं की, यानी कि कपास, लिनन, जूट, इस और रेयॉन। लोह के समीप कैसा होगा, आग के लगने पर किस तरह से चलेगा, उसकी गंध किस प्रकार की होगी और राख किस प्रकार की होगी। इस तरह से हमने इनकी पहचान की है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रोटीन तंतु और ऊन रेशम। प्रोटीन तंतु की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से हैं, ऊन और रेशम, ये क्या हैं, प्रोटीन तंतु। तो ये लोह के समीप किस प्रकार के होंगे, ये सुलगना और जलना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर लोह का प्रकार किस प्रकार का, धीमी, झिलमिल लोह और कड़क और घुमावदार होगी। और जलने पर गंध किस तरह की होगी, बाल या पंख के जलने जैसी गंध होगी। फिर अवशेष किस तरह का होगा, रेशम अगर जला रहे हैं तो भुरभुरी राख होगी, ऊन अगर आप जला रहे हो तो काली और असामान्य राख होगी, ठीक है। रेशम की अगर हम बात कर रहे हैं तो भुरभुरी काली होगी, और ऊन की बात कर रहे हैं तो काली और असामान्य होगी, छोटी गोलियां उसमें बन रही होगी। तो यहाँ हमने देख लिया कि सेल्यूलोसिक तंतु जो होंगे और प्रोटीन तंतु जो होंगे, उनको जलाने पर किस प्रकार की राख होगी, किस प्रकार से वह जलेंगे, किस प्रकार की गंध होगी। इस तरह से हमने यहाँ तंतु के जलाने पर पहचान की है तंतु की। आगे हम बढ़े कि कृत्रिम तंतु, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, इनको जलाने पर किस तरह से वह जलेंगे। तो लोह के पास लाते ही संकुचित यानी कि सिकुड़ जाता है, लोह के पास लाएंगे वैसे ही, और नरम होने लगता है, पिघलने लगता है जलने पर। और जलने पर गंध कैसी होगी, रसायनों की मिश्रित गंध होगी। और अवशेष किस तरह का बचेगा, कठोर काली गोलियां बन जाती है जिन्हें तोड़ नहीं सकते। गोलियां तो रेशम और ऊन में भी बनी थी, लेकिन जो यहाँ पर बनेंगी उन्हें, उन गोलियों को आप तोड़ नहीं सकते हो जब हम बात करेंगे कृत्रिम तंतुओं की। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से किसी तंतु को आप जलाओगे तो लोह के समीप किस तरह का होगा, उसकी गंध किस तरह की होगी, उसका अवशेष किस तरह का बचेगा। तो इस तरह से हमने पहचान की है तंतु की। आगे हम बढ़ते हैं कि किस प्रकार से सूत और सूत का निर्माण और कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो सूत, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी वस्त्र जो होगा, यानी कोई भी जो कपड़ा होगा वह धागे से निर्मित होगा, और धागा किससे बना हुआ होगा, सूत से बना हुआ होगा। तो सूत जो होता है वो कपड़े की मूल इकाई होता है, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर जो सूत जो है गुथे हुए तंतुओं की एक निरंतर लंबी कड़ी होती है। तंतुओं के रेशों को गूंथ कर एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि एक ही तंतु से थोड़ी बन गया, एक से दूसरा तंतु, दूसरे से तीसरा तंतु, यानी कि पूरी एक चेन बनी है तंतुओं की, तब जाके आपका सूत यानी कि धागा बना है। इस प्रकार मरोड़ों से तंतुओं के रेशों को मजबूती प्रदान करते हैं, जिसे क्या कहा है, सूत कहा है, यानी धागा कहा है। फिर सूत निर्माण की प्रक्रिया की हम बात करें, जिसमें सबसे पहला जो चरण होगा वह होगा सूत को काटना, यानी कि किस प्रकार से आपने सूत तैयार किया है। इसके लिए आपने क्या किया है, चरखे का आप उपयोग कर रहे हो। चरखे में सूत को काटने की प्रक्रिया में तंतुओं के समूह को खींचा जाता है, निकाला जाता है तथा एक साथ ऐंठा जाता है। तो 3 काम आपने किए सूत को काटने में, तंतुओं के समूह को खींचा है, निकाला है और एक साथ आपने ऐंठन दी है ताकि आपने सूत तैयार किया जाए।
चरखा, जैसे कि आपने गांधी जी के चरखे का नाम सुना ही होगा, तो वह क्या कर रहे थे, चरखे से सूत ही काट रहे थे। तो सूत, ये जो चरखा है वह हाथों से कताई का एक यंत्र ही है। हाथों से जब आप कताई की बात करते हो तो सूत कताई का यंत्र ही चरखा है, जिससे कि सूत काटा जा रहा है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, भारत के अनेक राज्यों में सूती, ऊनी, कंबल तथा रेशम आदि के चरखों में काता जाता है, और सूत बनाने के लिए तंतु के रेशों को या तो एस आकार में या फिर जेड आकार में घुमाया जाएगा, या तो इस दिशा में घुमाएंगे या फिर इस दिशा में घुमाएंगे, दोनों में से किसी एक दिशा में घुमाकर आप उसमें ऐठन देंगे। इसके लिए देखो, ये चित्र में दिखाया गया है कि एस आकार में ऐठन दी है और या फिर जेड आकार में आपने ऐठन दी है सूत निर्माण के लिए। फिर आगे हम पढ़ें मशीन द्वारा कताई के बारे में। अब मशीन द्वारा जब कताई की जा रही है तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले सफाई की जाएगी। सफाई किसकी की जा रही है, जैसे मान लीजिए कपास आपने प्राप्त किया था कोए से, तो कोए से प्राप्त किया है तो उसमें धूल मिट्टी लगी हुई होगी, पत्तियां लगी हुई होगी, कचरा कुछ लगा हुआ होगा, तो उनकी सबसे पहले सफाई की जाएगी। तो इस जब प्राकृतिक तंतुओं की खेती की जाती है या उन्हें एकत्र किया जाता है तो उसमें सूखी पत्तियां, टहनियाँ, बीज, धूल, अवांछित पदार्थ लगे होते हैं। तो इन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हटा देंगे, यानी इन्हें अलग करेंगे, यानी इनकी सफाई की जाएगी। फिर क्या कर रहे हैं अपन, ढूंढना जिसे इंग्लिश में कहा गया है कार्डिंग। फिर कई बार जो तंतु होते हैं एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और ढूंढने वाली जो मशीन होती है इन्हें एक दूसरे से अलग करके समानांतर रूप में व्यवस्थित करती है। यानी कि जो रेशे जो थे वो एक दूसरे से जो चिपक गए थे उन्हें इस प्रक्रिया में अलग किया जाता है, रेशों को एक दूसरे से और अलग करके समानांतर किया जाता है, और तंतुओं के धुने हुए जाल को एक नरम रस्सी में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे क्या बोला है, सलाइवर बोला है। यानी कि ढूंढने की प्रक्रिया में क्या तैयार हुए हैं, सलाइवर तैयार किए गए हैं। फिर उसके बाद में है विजटीकरण। इसमें क्या होगा, जिसे क्या बोला है इंग्लिश में, कॉम्बिंग, यानी कि कंघी करना। तो जो महीन किस्म के सूत होंगे ना, उन्हें उनके लिए ये एक वैकल्पिक तरीका है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सलाइवर तैयार हुए हैं ढूंढने की प्रक्रिया से, उन सलाइवरों की कंघी की जाएगी, कंघी करके भी उन्हें समानांतर किया जाएगा। इन अनेक कंघियों की मदद से ये काम किया जाएगा और उन्हें छोटे तंतुओं में अलग कर दिया जाएगा। ये जो कॉम्बिंग की प्रक्रिया है उसमें सलाइवर में कंघी की है और अलग अलग तंतुओं में विभक्त किया है, यानी छोटे तंतुओं को अलग किया है यहाँ पर हमने कंघी की प्रक्रिया से, यानी कि विजटीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। फिर हमने कताई की है, कताई में हमने किया है धुने हुए और विजटित जो सलाइवरों की आगे जो खींचना और कताई की जाती है ताकि सूत तैयार किया जा सके, और सूत का एक लड़ी है जो अनेक लड़ियों में गूंथी जाती है। सूत की जो एक लड़ी है वह अनेक लड़ियों में गूंथ ली जाएगी। फिर उसके बाद में कुंडलन की है। कुंडलन में हमने किया है सूत को उनके भार या लंबाई तथा उनके अंतिम प्रयोग के आधार पर विभिन्न पैकेजों में तैयार किया जाता है। जो हमने सूत तैयार किया है उसे उसके भार लंबाई के आधार पर अलग अलग किया और उनके प्रयोग के आधार पर अलग अलग पैकेज में, यानी कि गोला आपने बनाया है या रील आपने बनाई है या लच्छे आपने बनाए हैं, उनके आधार पर हमने पैकिंग की है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि कताई के पश्चात सूत को उनके भार या लंबाई तथा उनके अंतिम प्रयोग के आधार पर हमने जब अलग कर लिया है, अलग किस रूप में किया है, गोले के रूप में, रील के रूप में, लच्छे के रूप में या कोन के रूप में अलग किया है, तो उन्हें हम बोलेंगे भी इन्हीं नाम से, या तो गोला कहेंगे या फिर रील कहेंगे या फिर लच्छा कहेंगे या फिर कोन कहेंगे। इस तरह से हमने उन्हें अलग अलग रूपों में परिवर्तित कर लिया है। फिर है सूतों का वर्गीकरण। तो सूतों का वर्गीकरण हम अलग अलग आधार पर कर रहे हैं कि किस प्रकार से सूतों का निर्माण किया जा रहा है, उस आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, जैसे कि साधारण सूत या फिर नॉवल्टी सूत। अब जो साधारण सूत होगा वह एकल तंतु होगा, प्लाई या बहुतंतु होगा, या फिर गांठ युक्त सूत, लूप तथा स्लब सूत या फीदर सूत होगा। तो अब हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं कि साधारण सूत कौन से हैं और नॉवल्टी सूत कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण सूत के बारे में कि जो साधारण सूत होंगे, जैसा कि हमने पढ़ा है कि दो समूह में बांटा है ना, जिसमें सबसे पहले साधारण सूत है। तो जो साधारण सूत है
उसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो साधारण सूत होंगे उसमें समान मोटाई के सुगम सतह तथा उनकी लंबाई में प्रति इंच समान संख्या में ऐंठन होती है। यानी कि बराबर जितने जितने इंच होती जाती है उतनी उतनी उसमें ऐंठन दी जाती है, यानी कि हर इंच पे बराबर मात्रा में समान मात्रा में ऐंठन दी जाएगी। तथा घर के प्रयोग के लिए भी अधिकतर मानक कपड़े इन्हीं सूतों से तैयार किए जाते हैं, यानी कि साधारण सूत से ही तैयार किए जाते हैं। घर में जो प्रयोग कर रहे हैं हम उन कपड़ों को इसी तरीके से तैयार करने वाले हैं। फिर जो एकल तंतु है उनमें क्या होगा, महीन किस्म के एकल तंतु का प्रयोग किया जाएगा। हल्के और उत्कृष्ट कपड़े का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है। और मोटे और खुरदुरे किस्म के एकल तंतु सूत का प्रयोग में मोटे कपड़े के निर्माण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब देखो साधारण सूत की अगर हम बात करें तो इस तरह से ऐंठन दी गई है, इसमें ये ऐंठन दी गई है, यानी कि प्रति इंच पर समान मात्रा में ऐंठन दी जाती है। फिर हम बात करें प्लाई सूत की, तो प्लाई सूत में क्या होंगे, दो या दो से अधिक सूतों को एक साथ गूंथकर प्लाई सूत का निर्माण किया जाता है। वहाँ तो हमने एक ही सूत को ऐंठन दी थी, जबकि यहाँ पर प्लाई सूत में क्या होगा, दो या दो से अधिक सूतों को ऐंठन दी जाएगी। इन सूतों का बहुप्लाई तंतु सूत भी कहेंगे, क्योंकि ये क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे ना, इसलिए बहुप्लाई तंतु भी इन्हें कहा गया है। इन्हें इनके निर्माण के लिए प्रयोग किए गए तंतुओं की संख्या के आधार पर 2 प्लाई 3 प्लाई सूतों के रूप में अलग किया जा सकता है, यानी कि एक प्लाई से ज़्यादा, एक तंतु से ज़्यादा हमने यहाँ पर तंतु प्रयोग में लिए हैं। अब जब 2 तंतु प्रयोग में लिए हैं तो 2 प्लाई हो गए, 3 तंतु प्रयोग में लिए हैं तो 3 प्लाई हो गए। इस तरह से हमने प्लाई सूत का निर्माण किया है। आगे हम बात करेंगे कि ये जो साधारण सूत होते हैं उनकी तुलना में अधिक किफ़ायती होते हैं और इनका प्रयोग सूतों, बुनाई, फर्श के आवरणों आदि के लिए किया जाता है। अब जैसे देख रहे हैं आप, 2 सूत हैं यहाँ पे, इसलिए दोहरा या 2 प्लाई सूत हो गए ये, ठीक है। अब हम देखें 3 सूत है यहाँ पर और उनको फिर ऐंठन दी गई है, इसलिए ये 3 प्लाई सूत हो गए। उसी तरह से यहाँ पर 4 सूत हैं और 4 सूतों को एक साथ जब ऐंठन दी जा रही है तो ये 4 प्लाई सूत बन गए हैं। तो ये हमने पढ़ लिए साधारण सूत के प्रकार। अब हम आगे पढ़ेंगे नॉवेल्टी सूत। अब नॉवेल्टी सूत कौन कौन से होते हैं, जो कि हम अपने पर्दों में, सोफे के कपड़ों, स्वेटर आदि इनके लिए प्रयोग कर रहे हैं इन सूतों का। इनको जब हम ध्यान से देखेंगे तो इनकी संरचना साधारण जो सूत होते हैं, साधारण सूत की हमने बात की है अभी, उनसे अलग इनकी संरचना होती है। उनकी तुलना में इनकी जो संरचना होती है वह जटिल होती है और दिखने में तथा टेक्सचर में ये असामान्य होते हैं, कहीं से उभरे हुए, कहीं से दबे हुए, और इनका उत्पादन इकाई द्वारा किया जाता है। इनके रूप के आधार पर ही इन्हें विभिन्न नाम भी दिए हुए हैं, जैसे लूप सूत, नॉट सूत, स्लब सूत, फीदर सूत, यानी कि जिस प्रकार के दिख रहे हैं, जिस प्रकार की इनमें हमने बुनाई की है, जिस तरह से इन्हें तैयार किया है, जिस प्रकार की कताई का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार का इनका नाम है। तो आगे हम देखें, सबसे पहले एक तालिका के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे कि लूप सूत क्या है, नॉट सूत क्या है। अब देखिएगा, नॉवेल्टी सूतों के हमने अलग अलग प्रकार पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला जो सूत है वह है लूप सूत। अब जो लूप सूत है उसमें क्या होगा, जो एक सूत होगा उस पर लूप बने हुए हैं अलग अलग, ये देखिए इस तरह से लूप बने हुए हैं, तो ये क्या हो गया, लूप सूत हो गया। तो सूत की पूरी लंबाई में छल्ले बने हुए होते हैं, यानी लूप बने हुए होते हैं। उदाहरण के लिए जो ऊनी कपड़े होते हैं उनकी यहाँ पर बात की है। इसके अलावा आपने तौलिए पे भी उभार देखे हुए होंगे, वो भी लूप सूत है। उसी तरह से नॉट सूत की हम बात करें कि इसमें सूत की जो पूरी लंबाई होती है उसमें तने हुए घेरे बने हुए होते हैं। इसमें भी ऊनी कपड़े और स्कार्फ आदि आते हैं। अब ये देखो घेरे बने हुए हैं, जो एक ताना है उस पर ही घेरे बने हुए हैं। लूप सूत में तो लूप उभरे हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर उभरे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस घेरा बना हुआ है एक ही ताने पर। तो ये हो गया नॉट सूत। तो हमने पढ़ लिया है लूप सूत, नॉट सूत। अब आगे हम पढ़ें कि स्लब सूत क्या होता है। अब स्लब सूत में क्या है, कहीं पर तो ये मोटा है, कहीं पर ये पतला है, फिर कहीं पर ये मोटा है, कहीं पर ये पतला सा उभार दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, पूरी लंबाई में अनेक अंतरालों पर सुगम गैर ऐठित तथा ऐठित क्षेत्र होते हैं जो आभूषण का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए पर्दे।
उसी तरह से पिच्छ सूत की अगर हम बात करें तो शनील सूत भी इसे कहते हैं। पिच्छ सूत को क्या बोला है? शनील। और इसकी सतह पर कोमल और रुआमय होते हैं, रुए उभरे हुए होते हैं। जैसे अब मैंने तौलिए की बात की थी जो कि लूप बने हुए होते हैं जिसपे, तो और एक तौलिए की अगर हम बात करें जिसपे लूप नहीं बने हुए, कटे हुए रेशे दिखाई देते हैं। अब के कटे हुए रेशे किस में दिखाई देते हैं? गलीचे पर भी दिखाई देते हैं और कालीन पर भी दिखाई देते हैं, और कुछ तौलियों में भी हमें इस तरह की प्रकृति दिखाई देती है। तो हम पढ़ चुके हैं नॉवेल्टी सूत को, जिनको हमने अलग अलग प्रकार भी पढ़े हैं। तो ये क्या होंगे? जो नॉवेल्टी सूत होंगे वह कपड़े भारी होते हैं, स्पर्श में नरम और असामान्य टेक्सचर में सुंदर दिखाई देते हैं, किंतु साधारण सूत से बने कपड़ों से अधिक किफ़ायती नहीं होते हैं। यानी कि साधारण सूत ही ज़्यादा किफ़ायती होता है नॉवेल्टी सूत के बजाय। फिर हम देखें कि किस तरह से जो है वह कपड़े का निर्माण हो रहा है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। कपड़ा जो कि हम जानते हैं एक नरम नमनशील सुदृढ़ परत होती है, तंतु और सूत से बनी हुई होती है, और कपड़े का विनिर्माण कई तकनीकों के द्वारा किया जाता है। अब तकनीक कौन कौन सी होती है उनका हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें से हम 2 ही तकनीक का यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे वस्त्र बुनने की, जिसे बोलेंगे वीविंग, और बुनाई यानी नीटिंग। और हम क्या पढ़ेंगे? फेल्टिंग या जाल के द्वारा किस प्रकार से आपने कपड़ा बनाया है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सूत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं कपड़े का निर्माण किस प्रकार से होगा। सूत के द्वारा ही तो कपड़े निर्मित होते हैं ना, तो कपड़े के निर्माण किस प्रकार से होगा उसमें से हम 2 प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, एक तो वीविंग और एक नीटिंग। या हम कपड़े की बुनाई की 2 सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धतियों, जिसमें बुनाई और नीटिंग पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया आपको, तो वीविंग क्या होती है और नीटिंग क्या होती है, इसका हम अध्ययन करते हैं कि जो वीविंग होगी यानी कि कपड़ा जो बुनेगा वह किस प्रकार से बुना जाएगा। तो वीविंग की यानी कि बुनाई की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें सूत के 2 समूह होते हैं। अब 2 समूह कौन से? एक तो ताना जो सीधा तना हुआ है, और एक बाना जो आड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण ये आपस में बनाते हैं, ताना और बाना। 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो कपड़े के जो खड़े सूत है यानी जो सीधा तना हुआ है वह ताना कहलाएगा, आड़ा जो पड़ा हुआ है वह बाना कहलाएगा। ठीक है, तो ताना किसे कहेंगे और बाना किसे कहेंगे, ये अब आप जान चुके होंगे कि ताना जो तना हुआ है और बाना जो आड़ा पड़ा हुआ है। आगे हम अध्ययन करें कि बुनाई जो है अलग अलग तरीकों से की जाएगी। अब बुनाई के अलग अलग तरीके कौन कौन से होंगे? जैसे बुने हुए कपड़े की लंबाई में दोनों तरफ सूत के छोरों को अत्यंत घनत्व के साथ बुना जाता है, और इस भाग को किनारी कहते हैं, यानी किनारी को क्या बोलेंगे? सेल्वेज कहते हैं। इससे कपड़े का जो सूत होगा वह लंबाई वार छोरों से बाहर नहीं निकल पाता है। कि जो कपड़े के जो किनारी है होती है ना, किनारी जो होती है कपड़े की, वहाँ से धागा बाहर नहीं निकल पाता है, उसे ही सेल्वेज कहते हैं। तो बुनाई के जो गुण होंगे वो बुनाई के आधार पर ही होंगे कि इसके द्वारा जो निर्मित जो कपड़े होंगे वह ठोस प्रकृति के होंगे, और बुने हुए कपड़े में खिंचाव नहीं होता है, और इनका रखरखाव भी आसान होता है, इसमें कोई भी खिंचाव नहीं होगा। और जो बुने हुए कपड़े हैं उसमें प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी आसानी से हो जाते हैं बुने हुए कपड़ों में। और बुनाई के जो कपड़े हैं उनका निर्माण भी सामान्य पद्धति से हो पाता है। ये बुनाई की विशेषता है या उसके गुण भी कहे जा सकते हैं। फिर हम देखें कि मूलभूत बुनाई कौन कौन सी होती है। मूलभूत बुनाई की अगर हम बात करेंगे तो इसमें व्यापक रूप से आधारभूत और नॉवेल्टी बुनाइयों में बांटा गया है इसको, और अधिकतर कपड़ों का उत्पादन आधारभूत बुनाई के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार होते हैं। आधारभूत की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार होंगे, कौन कौन से? एक तो साधारण, एक ट्विल और एक साटिन। ऐसे करके हमने 3 को पढ़ा है, साधारण, ट्विल और साटिन बुनाई। ये तीनों क्या है? अब आधारभूत बुनाई है या मूलभूत बुनाई है। अब देखें कि साधारण और ट्विल और साटिन बुनाई कौन सी होती है। साधारण की अगर हम बात करें तो यहाँ आप चित्र को ध्यान से देखिएगा, इससे हम जान पाएंगे कि एक ताना है और एक ये बाना है। ठीक है, उसी तरह से ट्विल की अगर हम बात करेंगे कि एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, इस तरह से दबा हुआ है। फिर साटिन की अगर हम बात करें तो साटिन एक ताने को दबाएगा और कई दानों के ऊपर से निकलेगा, फिर एक ताने को दबाएगा और कई तानों के ऊपर से निकलेगा बाने वाला
जो सूत है वह। तो इस तरह से 3 हमने बुनाई की संरचना यहाँ पर देखी है। फिर हम बात करेंगे साधारण बुनाई की, जो कि हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, साधारण बुनाई को क्या बोल रहे हैं, होम स्पन, टैबी या टैफिटा बुनाई भी कहा जाता है। इसके 3 अलग अलग नाम दे दिए हैं। और ऐसी बुनाई जो होगी वह सबसे आसान होती है, जिसमें एक ताना सूत वैकल्पिक रूप से एक बाने के ऊपर से ही निकलता है और दूसरे बाने के नीचे से निकलता है। एक बाने के ऊपर से और एक के नीचे से। यही हमने अभी चित्र में भी देखा था, जैसे कि ये चित्र दिखाई दे रहा है कि एक के ऊपर से और एक के नीचे से, एक के ऊपर से एक के नीचे से। इस तरह से ये साधारण बुनाई है। फिर आगे हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से जो साधारण बुनाई है वह उपयोगी है, क्योंकि कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन साधारण बुनाई से किया जाता है, इसलिए यह बुनाई की एक किफ़ायती प्रक्रिया है, यानी कि अधिकतर इसे ही काम में लिया जाता है। और प्रिंटिंग के लिए और एम्ब्रॉयडरी के लिए सर्वाधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। साधारण बुनाई में अधिकतर देखने में जो है मलमल है, कैम्ब्रिक है, और हाथ की बुनाई या हाथ से बुने हुए खद्दर, ऑर्गेंडी, पॉपलिन, वॉयल आदि इसी से बने हुए वस्त्रों के ही नाम हैं। फिर आगे हम बात करेंगे ट्विल बुनाई की। जो ट्विल बुनाई है इसमें क्या होगा, 2 ताने के ऊपर से जाएगा, 2 के नीचे से, 2 के ऊपर से 2 के नीचे से बाना निकलता है। इसमें 3 या 4 वयन वाले करगे में बुना जाता है। ट्विल बुनाई वाले कपड़े को एक निरंतर तिरछी रेखा में बुने गए कपड़ों के रूप में भी पहचाना जा सकता है और इस तिरछी रेखा को वेल कहा जाता है। तो वेल क्या कहेंगे, तिरछी रेखा को वेल कहा है हमने ट्विल बुनाई के अंदर। फिर आगे हम बढ़ेंगे कि जो ट्विल बुनाई होती है वह कसकर बुना हुआ कपड़ा होता है, कसकर बुना जाता है, इसलिए ये कपड़ा कार्य करने के कपड़ों तथा पुरुषों के वस्त्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। जो पुरुष जो कपड़े पहनते हैं, जिसमें हम कहें जीन्स, वह इसी बुनाई से तैयार की जाती है। ट्विल बुनाई के कपड़ों के उदाहरण क्या है, गबर्डीन, ट्विड, डेनिम और जीन। ये इसी तरह इस बुनाई से ही निर्मित की जाएगी। ट्विल बुनाई से ही ये चारों कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ लिया साधारण बुनाई और ट्विल बुनाई। अब हम आगे पढ़ें साटिन बुनाई, जिसमें जो बाना है वह कई तानों के ऊपर से निकलता है और एक ताने के नीचे से फिर कई तानों को पार करके ऊपर से निकलता है और चिकनी सतह बनाता है। इसे 5 से 12 वयन वाले करगे में बुना जाता है। यदि 5 वयन वाले करगे में बुनाई की जाती है तो एक ताना सूत 4 बाना सूत के नीचे से निकलता है और वह एक बाना सूत के ऊपर से निकलता है। इसकी सतह कैसी बनेगी, चिकनी और चमकदार बनेगी अगर साटिन बुनाई का उपयोग किया है तो। फिर जो साटिन बुनाई होती है वह इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है, इससे कौन कौन से कपड़े निर्मित होते हैं, साटिन कपड़ा ही इससे निर्मित होगा। इस बुनाई से बनाए गए कपड़ों में औपचारिक पोशाकों का तथा परिधानों के लिए इसका उपयोग किया जाता है और कपड़े का नाम भी साटिनी होता है, जो चमकीला होता है, दिखने में अलग ही उसकी चमक होती है। फिर नीटिंग, अब हमने बुनाई की बात कर ली जिसमें हमने 3 बुनाइयों का अध्ययन किया है। अब है निटिंग। जो निटिंग होगा उसमें लूप बने हुए होंगे वस्त्रों के, यानी जो सूत का उपयोग किया है उसका उसी एक ही सूत से लूप बनते जाएंगे। जबकि हमने बात की थी बुनाई की, जिसमें हमने 3 बुनाइयाँ पढ़ी है और हमने ये भी अध्ययन किया है कि बुनाई में 2 धागे 90 डिग्री का कोण बनता है और 2 सूत का उपयोग किया जाता है, एक तो ताने का और एक बाने का। जबकि निटिंग में यानी कि बुनने में एक ही सूत का उपयोग किया जाता है लूप बनाते हुए। तो जो निटिंग है ये सूत ऊन के फंदे बनाने तथा पहले बनाए गए फंदों में से ही नए फंदे अंडर लूप बनाने की एक प्रक्रिया है और बुनाई के प्रकार के आधार पर यह या तो दाईं ओर से बुनी जाएगी या फिर बाईं ओर से बुनी जाएगी तथा सूत और ऊन के फंदे लंबाई वार चलते जाते हैं ताना बुनाई में। आगे हम देखें कि किस तरह से इसमें फंदे बने हुए हैं। इसका प्रयोग मशीन से स्वेटर, टी शर्ट, मोजे, बनियान आदि बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, यानी कि हौजरी के जो कपड़े निर्मित किए जाते हैं वह इस बुनाई का उपयोग करके ही निर्मित किए जाएंगे। तो जैसे कि ये लूप बनते जा रहे हैं, जैसे हमने कहा था एक लूप से नया लूप यानी एक फंदे से नया फंदा बनता जा रहा है। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया है किस प्रकार से हम सूत का निर्माण कर रहे हैं,
किस प्रकार से हम कपड़े का निर्माण कर रहे हैं। सूत का निर्माण करने के पहले अगर हम बात करें तो कौन कौन से अलग अलग वर्गीकरण है जिसमें सूतों को बांटा गया है, यानी कि प्राकृतिक स्रोत से किस किस प्रकार से सूत प्राप्त हो रहे हैं, किस प्रकार से कृत्रिम प्रकार से सूत का निर्माण किया जा रहा है, कौन कौन सी प्रक्रिया हैं या तकनीक है जिसके आधार पर हम तंतुओं को जान सकते हैं, उनका पहचान कर सकते हैं कि वह तंतु कौन सा है। इसकी जांच हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इनका अध्ययन किया है। इस प्रकार से वस्त्र के उपयोग के अलग अलग प्रयोजन कौन कौन से हो सकते हैं, यह भी हमने इस पाठ में अध्ययन कर लिया है। तो ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।